अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये इमेज नजर आ रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, नीचे एक टेबल भी बना हुआ है और उसके नीचे डिफरेंट पार्ट्स जो है मेंशन्ड है। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इस टेबल को समझेंगे, उसके बाद हम इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो आइए रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दी टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ सॉकर टीम इन 20 मैचेस। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो ये टेबल बना हुआ है इस टेबल में नंबर ऑफ गोल्स को शो किया गया है। नंबर ऑफ गोल्स से मुराद गोल्स की तादाद के बारे में बताया गया है और ये गोल्स किसने किए हैं? स्कोर्ड बाय अ सॉकर टीम, जो कि एक सॉकर टीम ने स्कोर किए हैं। कितने मैचेस के अंदर? 20 मैचेस के अंदर। तो एक सॉकर टीम ने टोटल 20 मैचेस खेले हैं और इन 20 मैचेस में जो गोल्स उसने स्कोर किए हैं उनकी तादाद नीचे टेबल में बता दी गई है। जैसे यहां पे 4 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब इस सॉकर टीम ने किसी एक मैच में 4 गोल स्कोर किए हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको देख सकते हैं। आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सॉकर टीम ने किसी एक मैच में 1 गोल स्कोर किया है। फिर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी और मैच में 2 गोल स्कोर किए हैं। फिर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी और मैच में 1 गोल दोबारा से स्कोर किया है। इस तरह ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो जितने जितने गोल्स एक मैच में स्कोर हुए हैं वो यहां पर आपको बता दिए गए हैं और टोटल मैचेस कितने खेले हैं सॉकर टीम ने? वो खेले 20। तो ए पार्ट में आपको कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन डॉट डायग्राम। तो आपको कहा गया है कि इस डाटा को, ये जो गोल्स की सूरत में आपको बताया गया है, इसको डॉट डायग्राम पर रिप्रेजेंट करके दिखाएं। अब याद रखिएगा आप कि जब भी हमने डॉट डायग्राम बनानी हो या स्पेशली मीडियन निकालना हो या आप कह लें मोड निकालना हो या मीन के केस में भी आप कह सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा डाटा अरेंज्ड हो। किस तरह अरेंज्ड हो? या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो। अब मीन के लिए लाजमी नहीं होता कि आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़े, लेकिन मीडियन और मोड के लिए अगर आप लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। मीन में ना भी लिखें तो गुजारा हो जाता है, काम चल जाता है। तो अगर आपका डाटा अरेंज्ड फॉर्म में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा, तो आपको चीजों को इंटरप्रेट करने में भी आसानी होगी और गलती के चांस भी कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले आप देखें इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो 0 है। और वो कितनी दफा लिखी हुई है? 1 2, वो 2 दफा लिखी हुई है। तो आप भी यहां पे लिख लेंगे 1 और 2, यानी 2 दफा हमने क्या लिख लिया? 0। उसके बाद देखिए 0 से बड़ी करीब वैल्यू क्या है? 1। तो एक दफा 1 यहां पर है, एक दफा यहां पर, 2 दफा, ये 3 दफा, ये 4 दफा और ये 5 दफा, यानी 5 दफा 1 लिखा हुआ है। तो आप भी यहां पर 5 टाइम्स 1 लिख लें। 1 1 1 1 और 1। तो देखिए मैंने 5 टाइम्स 1 लिखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे आप देखें 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 यहां पर है, एक दफा यहां पे लिखा हुआ है, एक दफा यहां पर, 2 दफा हो गया, ये तीसरी दफा, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी दफा, यानी 6 टाइम्स 2 लिखा हुआ है। तो आप भी यहां पर 2 को 6 टाइम्स लिख लें। 1 2 3 4 5 और 6। अब आगे जगह कम है तो मैं डाटा को नीचे लिख रहा हूं। आगे आप देखें 2 के बाद 3 आता है, तो 3 यहां पर लिखा हुआ है, एक दफा यहां पर, 2 दफा हो गया, एक दफा यहां पर, 3 दफा और एक दफा यहां पर, 4 दफा 3 लिखा हुआ है। तो 4 दफा 3 लिख लें। तो 1 2 3 और 4। तो ये 4 दफा 3 लिख लिया। 3 के बाद आप 4 देखें तो एक दफा 4 यहां पर है और एक दफा 4 यहां पर है, 2 दफा हो गया और एक दफा 4 यहां पर है, तो 3 दफा 4 हो गया, यानी 4 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसलिए आप यहां पे लिख लें 4 को 3 टाइम्स, 1 2 और 3। तो अब इससे ज्यादा और कोई वैल्यूज है ही नहीं, सारों पर टिक मार्क आ चुका है, यहां पर सारे लिख देना है। आपने ये भी देख लेना है कि इन वैल्यूज को काउंट कर लीजिएगा और अपनी इस न्यू अरेंज वैल्यूज को काउंट कर लीजिएगा। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब आपने सारा डाटा नोट डाउन कर लिया है। अगर कहीं पर कोई वैल्यू कम या ज्यादा होगी वो आपको पता चल जाएगा इनको काउंट करके, तो फिर आप एक बार डाटा को दोबारा देख लीजिएगा कि कहीं कोई आप वैल्यू मिस तो नहीं कर गए। तो अब ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, यानी छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 4 है। अब डॉट डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो डॉट डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन यहां पर बनानी है। तो मैं भी यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। तो ये देखें, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, ये हो गई मेरी एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन पर आपने सबसे पहले यहां पर एक मार्क लगाना है और यहां पे आपने सबसे पहली वैल्यू वो लिखनी है जो आपके डाटा में सबसे छोटी वैल्यू है। तो आपके डाटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। तो आप यहां पे लिखेंगे 0।
अब आपने अगला मार्क कहां पे लगाना है, याद रखिएगा आपके ऊपर डिपेंडेंट है ये चीज। आपने जो मार्किंग करनी है ना यहाँ पर, वो सारे इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, उनके दरमियान जो गैप है ना वो एक जैसा होना चाहिए। अब मैं तो क्योंकि डिजिटल स्क्रीन पे कर रहा हूं, यहाँ पर मेरे पास रूलर मौजूद नहीं है, आपके पास रूलर होगा तो आप रूलर रख के या तो 1 सेंटीमीटर के बाद या 2 सेंटीमीटर के बाद सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने सारे गैप्स एक जैसे ही रखने हैं, या तो 2 सेंटीमीटर के रख लें या 1 सेंटीमीटर के रख लें, या इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन बस याद रखिएगा आपकी तमाम वैल्यूज इस लाइन के ऊपर पूरी आनी चाहिए और तमाम मार्किंग्स के दरमियान जो स्पेस होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए मैं अपने नेक्स्ट मार्क जो है यहां पर लगा रहा हूं, तो यहां पे मैं इसके लिखूंगा 0 के नीचे 1। मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे डेटा में 1 भी है, 1 के बाद मेरे डेटा में 2 है, तो मैं अपना नेक्स्ट मार्क जो है मिसाल के तौर पे समझाने के लिए अंदाजे के लिहाज से इक्वली स्पेस करके यहां पे लिख रहा हूं। तो अगला मेरे पास मार्क आ गया 2 के बाद मैं जस्ट समझाने के लिए, मेरे पास 3 है तो यहां पे सोच रहा हूं कि मेरी अगली स्पेस इक्वली स्पेस यहां पे खत्म होती है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3, और 3 के बाद मेरी लास्ट वैल्यू 4 है, वो मैं बिल्कुल इसके एंड पे लिखूंगा, तो यहां पर मेरे पास आ गया 4। तो आपने तमाम मार्किंग जो है इक्वली स्पेस रखनी है, इनके दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी होनी चाहिए, ज्यादा कम हो सकती है वो आप पे है, बस इस तरह रखिएगा कि जो कि मुनासिब हो, जिससे डॉट डायग्राम आपकी बुरी ना लगे। अब अगला काम क्या है, आपने डॉट्स बनाने हैं। डॉट्स कैसे बनाएंगे, जैसे आपने 0 लिखा तो आप जस्ट देखिए ऊपर 0 कितनी दफा आ रहा है, तो ऊपर 0 2 दफा आ रहा है, तो 0 के ऊपर आप 2 डॉट्स जो है बना देंगे। तो ये मेरा एक डॉट और ये दूसरा डॉट, ये मैंने 2 डॉट्स बना दिए, ठीक है। ये 0 की एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, तो जितनी दफा डॉट लगाएंगे उतनी उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी 0 2 दफा आ रहा है इसलिए ऊपर 2 डॉट्स आपने इस तरह लगा दिए और उनको थोड़ा सा शेड भी कर दीजिएगा। 1 कितनी दफा था, 1 2 3 4 5, 1 5 टाइम्स था तो 1 के ऊपर 5 डॉट्स आएंगे, तो 1, ये आपके पास 2, यहाँ पे 3, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 5। तो डॉट्स का साइज भी कोशिश करिएगा मिलता जुलता ही हो ताकि बुरा ना लगे। आगे 2 है तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 टाइम्स आ रहा है तो 2 पे 6 डॉट्स आएंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 आ गया। 3 कितनी दफा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो 3 पर 4 डॉट्स आएंगे, 1 2 3 और 4, और लास्ट में आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू 4 थी, 4 कितनी दफा है, 3 दफा, तो 4 पे 3 डॉट्स आएंगे, 1 2 और 3। तो ये हमारी डॉट डायग्राम होगी, इसको बोलते हैं डॉट डायग्राम। तो यहां पर आपका ए पार्ट क्या हो गया, फिनिश, हमने डॉट डायग्राम बना ली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बी पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है उसका वो है कि दी मीन, आपने मीन को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आप अपने डाटा के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज का सम करते हैं और वो जितनी तादाद में मौजूद होती हैं उस पर उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो उसका मीन हो जाता है। अब आपने अपने क्वेश्चन के लिहाज से भी देखना है कि आपके क्वेश्चन के लिहाज से मीन का मतलब क्या बनता है। अब क्वेश्चन में आपको बताया गया है कुछ गोल्स की तादाद के बारे में जो कि किसी सोकर टीम ने स्कोर्स किए हैं और वोट कितने मैचेस में किए हैं, 20 मैचेस में किए हैं। अब इसका मतलब अगर आप इनका मीन निकालना चाह रहे हैं तो ऊपर आएगा सम, किसका सम आएगा, तमाम गोल्स का सम आएगा, और किस पे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस में जिसमें वो सारे गोल्स हुए होंगे, तभी आप कहेंगे कि आपने इस क्वेश्चन के मुताबिक अपना मीन फाइंड आउट किया है। अब मीन फाइंड आउट करने के ये दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो सिंपल सा है कि आप तमाम वैल्यूज को सम करें और उनकी जितनी तादाद है उस पर डिवाइड कर दें। अब हमने ऊपर अपनी तमाम वैल्यूज को लिखा हुआ है, आप इन सब को सम करके टोटल वैल्यूज पर जितनी ये हैं 20 बनती हैं उस पर डिवाइड कर दें तो आपको मीन पता चल जाएगा। लेकिन मीन का एक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी होता है, तो जब आपके पास डॉट डायग्राम हो तो आप डॉट डायग्राम की मदद से उस फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला को यूज करके भी मीन निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों आने चाहिए, तो मैं यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला जो है उसके थ्रू करवा रहा हूं ताकि जब भी आपको डॉट डायग्राम आए तो आप उसके जरिए भी मीन निकाल पाए। वरना तो बड़ा इजी है, जो वैल्यूज ऊपर आपको दी हुई है जस्ट इनको सम करें और ये टोटल 20 वैल्यूज हैं 20 पे डिवाइड कर दें, आपको मीन पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको मीन का जो तरीका बता रहा हूं वो तब आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो। तो उस केस में जो आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहां पे लिख दूं, वो होता है सिग्मा, आगे आता है एफ, एफ मींस फ्रीक्वेंसी, एक्स मींस ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब सिग्मा का मतलब याद रखिएगा ये ऑपरेटर है जो करता है सम, जो सम करेगा, किसको सम करेगा, एफ एक्स को। पहले आप एफ एक्स तमाम निकाल लेंगे, उन तमाम एफ एक्स वैल्यूज को जब सम कर देंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। नीचे लिखा हुआ सिग्मा एफ, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसीज का सम, तो आप तमाम फ्रीक्वेंसीज को सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ। अब बात ये है कि फ्रीक्वेंसीज क्या है, एक्स कहां पर है, तो वो आपको डॉट डायग्राम ही बता देगी। तो डॉट डायग्राम में जो नीचे ये 0 1 2 3 4 लिखे हुए इनको हम बोलते हैं एक्स,
ये आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस को हम x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये जो ऊपर डॉट्स बने होते हैं ना, ये तमाम की तमाम आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी दफा अपीयर हुई है। जैसे 0 के ऊपर 2 डॉट्स हैं, इसका मतलब 0 2 दफा आया है। 1 के ऊपर 5 डॉट्स हैं, इसका मतलब 1 जो है 5 टाइम्स आया है। 2 के ऊपर 6 डॉट है, इसका मतलब 2 6 टाइम्स आया है। ये जो 6 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स है, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज ही हैं। 0 2 टाइम्स है, मैं जस्ट समझाने के लिए ऊपर लिख रहा हूं, आप ये ना लिखिएगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 1 5 टाइम्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 2 6 टाइम्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। 3 के ऊपर 4 डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ये 4 दफा आया है। 4 के ऊपर 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ये 3 दफा आया है। तो डॉट डायग्राम में जो डॉट्स होते हैं ये फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे ये वैल्यूज लिखी होती हैं, ये इनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इनको हम एक्स कह रहे होते हैं। तो अगर आप fx निकालना चाहते हैं ना, तो जस्ट आपका मतलब होगा कि आप जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है और उसके नीचे जो x है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका fx हो जाएगा। ये सारे fx आप निकालेंगे, इनको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा fx। तो हम यहाँ पे यूं ही करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप देखें 0 के ऊपर 2 डॉट्स है, इसका मतलब क्या बनता है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब कुछ मैचेस ऐसे हैं जिनमें 0 गोल्स हुए हैं। तो वो कितने मैचेस हैं, ऊपर 2 डॉट्स हैं, इसका मतलब 2 मैचेस हैं। यानी 2 मैचेस ऐसे हैं जिनमें हर एक मैच में 0 गोल हुए हैं। तो टोटल गोल कितने हुए, अगर हर एक मैच में 0 हुए हैं और टोटल 2 मैचेस ऐसे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये आप एक तरह का गोल्स की तादाद का सम ही कर रहे हैं, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से। तो आप देखें आपने fx ही किया है, f फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2, x कितना था 0, तो इसलिए आपने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 0। fx का मतलब है मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 किया। अब इस तरह आगे आए तो देखें 1 के ऊपर 5 डॉट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें हर एक मैच में एक एक गोल हुआ है, और वो कितने मैचेस हैं 5। यानी 5 मैचेस ऐसे हैं जिसमें हर एक मैच में एक गोल हुआ है। तो 5 मैचेस में कितने होंगे, 5, और 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो आप लिखेंगे प्लस, क्योंकि पीछे सिग्मा है, सिग्मा का मतलब सम करना है, और fx का मतलब f5 है और x उसका 1 है। तो fx क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह करते जाएं। अगले 2 के ऊपर देखें आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने डॉट्स हैं 6। तो इसका f 6 है, फ्रीक्वेंसी 6 है और इसकी ऑब्जर्वेशन 2 है। तो fx का मतलब होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप यहां पे लिख दें 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका मतलब क्या होगा कि कुछ मैचेस ऐसे हैं जिनमें 2 गोल्स हुए हैं, और वो कितने हैं, वो 6 मैचेस हैं। तो अगर हर एक मैच में 2 गोल्स हुए हैं तो टोटल 6 हैं, तो टोटल 6 मैचेस में कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तब भी उसका मतलब fx वाला ही बनता है। आगे चलें तो यहाँ पे डॉट्स कितने हैं 4, यानी फ्रीक्वेंसी 4 है, और उसकी x वैल्यू क्या है 3, तो fx का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन, और एंड पे आप देखें कितने डॉट्स हैं 3, यानी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, और उसकी x वाली वैल्यू कितनी है, वो है 4, तो आप लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपने एक तरह का fx ही निकाला, ये fx 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 और इन सबको सम कर दिया, तो ये आपके पास आ गया सिग्मा fx। और इनका मतलब भी क्या है, इनका मतलब है आप गोल्स की तादाद को सम कर रहे हैं। तो मीन में भी आपको यहाँ पर सम ऑफ जो है गोल्स चाहिए थे, तो ये आपने गोल्स की तादाद का ही सम किया, ये सारी गोल्स की तादाद ही आ गई हैं। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, किस पे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी के सम पे। जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको सम कर दें। फ्रीक्वेंसीज क्या है, ये डॉट्स जो हैं इनकी तादाद फ्रीक्वेंसीज है। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 2, तो आप यहां पे लिख देंगे 2, उसमें प्लस करें। अगली 1 के ऊपर क्या है, डॉट्स कितने हैं 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5, आप यहां पे लिख दें 5। अगले डॉट्स के कितने हैं, वो है 6, तो वही इनकी फ्रीक्वेंसी है, वो हो जाएगी 6। उसके बाद अगले डॉट्स कितने हैं आपके पास, वो हैं 4, तो वो आप लिख देंगे 4। और लास्ट में जो आपके पास डॉट्स हैं वो आपके पास कितने हैं 3, उन पे 3 लिखा हुआ है, तो ये आप कर देंगे 3। तो आपने इनको सम किया फ्रीक्वेंसीज को, तो फ्रीक्वेंसीज को सम करने का मतलब आपने सिग्मा एफ निकाला है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का मीन निकाल सकते हैं। मैंने आपको इसका मतलब भी समझाया है और आपको फॉर्मूले के मुताबिक भी बता दिया है, और तरीका ये भी बता दिया कि अगर आप इन तमाम वैल्यूज को सम करके टोटल 20 है तो 20 पे डिवाइड कर दें तो भी आपको आपका मीन पता चल जाएगा। अब जस्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स 0 तो 2 ही होता है, 5 टाइम्स 1 5 होता है, 6 टाइम्स 2 12 होता है, 4 टाइम्स 3 अगेन 12 होता है, और 3 टाइम्स 4 भी अगेन 12 होता है। तो नीचे आप इन वैल्यूज को सम करें, तो जैसे 2 + 5 है, 2 + 5 कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास 7, और 7 + 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 13। और 13 में आपने नेक्स्ट जो ये लिखा हुआ 4 है इसको ऐड कर देना है। 13 + 4 कितना होता है 17, और 17 में लास्ट लिखा हुआ 3 ऐड करेंगे। 17 + 3 कितना हो जाएगा 20। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज को भी सम कर लें, तो 0 + 5 तो 5 ही होगा,
5 में 12 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 17, और 17 में आप अगला लिखा हुआ 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 29, और 29 में ये लास्ट लिखा हुआ आप 12 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 41, और नीचे क्या बच जाएगा 20। अब इनमें कैंसिलेशन नहीं होती, अगर कैंसिलेशन नहीं होती आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर डिवीजन भी करके दिखा देता हूँ। 41 को इनसाइड रखें, 20 को यहाँ पर आउटसाइड रखें, तो 41 के करीब सबसे करीब यही आएगा कि 20 को आप 2 टाइम्स करें, 22 टाइम्स होता है 40, और यहाँ पर माइनस करें, ये आ जाएगा 1। यहाँ पे डेसिमल लगाएं, यहाँ पे भी डेसिमल, एक जीरो लिख के नीचे उतार लें ताकि ये क्या बन जाए 10 बन जाए। तो आप देखें अभी भी ये इनफ नहीं है, क्योंकि 20 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 या 10 के पास पास आ जाए, तो एक ही चांस है, या तो आप यहाँ पर एक और जीरो नीचे उतार लें, जब एक और जीरो उतारेंगे ऊपर एक जीरो लगाएं, इस तरह का भी कर सकते हैं, और या आप यूं कर लें कि आप 20 को जीरो से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 20 जीरो टाइम्स करेंगे तो ये 10 से छोटा नंबर जीरो ही आएगा और कोई चांस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक जीरो और उतार लेते, ऊपर एक जीरो खुद से लगा देते, उस तरह भी डिवीजन हो जाती है। तो 10 माइनस जीरो अब क्या बन गया आपके पास अगेन 10, अब एक और जीरो नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 या 100 के पास पास आ जाए, तो 25 टाइम्स ही आपको पता है 100 होता है, तो 100 माइनस 100 क्या हो गया 0, तो आपका आंसर आ गया 2.05। तो आपने मीन जो है निकाल लिया, तो मीन आपके पास आ गया 2.05। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और अब हम निकालते हैं मीडियन को। तो मीडियन हमने कैसे निकालना है, तो मीडियन के लिए भी मैं आपको सारा प्रोसीजर बता चुका हूं। तो मीडियन में आपको जब भी आपने मीडियन फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले आपने अपने डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अब हमारे पास जो डाटा गिवन था, मैंने उसको आप देखें ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज पहले से ही किया हुआ है। नहीं होगा तो आप पहले उसको अरेंज कर लीजिएगा, अगर आपने अरेंज ना किया तो आपके मीडियन के आंसर्स ठीक नहीं आएंगे। तो जब आपका डाटा अरेंज फॉर्म में हो, अब अगला काम होता है आपने टोटल नंबर ऑफ डाटा निकालना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा, तो इसका मतलब है आपका डाटा की तादाद। तो ऊपर आप जस्ट वैल्यूज काउंट करें कितनी है, क्योंकि 20 मैच की वैल्यू है तो जाहिर बात है 20 ही होंगी। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 वैल्यूज हैं, तो आपने अपने टोटल नंबर ऑफ डाटा के आगे क्या लिख देना है 20। और अब ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, आपने देखना ये इवन है या ऑड नंबर है। तो ये एक इवन नंबर है, इवन का मतलब जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होता हो या 2 के टेबल पे आता हो। तो अगर आपके पास डाटा इवन होगा तो इसके लिए आपको बिल्कुल एंड पे मीन निकालना पड़ता है, उसकी मदद से मीडियन आता है। तो अगला प्रोसेस क्या होगा, अब आप मिडिल पोजीशन निकालेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे मिडिल पोजीशन। ये सेम पैटर्न सेम मेथड आपको फॉलो करना पड़ता है मीडियंस निकालने के लिए। तो मिडिल पोजीशन निकालने का मतलब होता है आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मीडियन जो होता है वो बेसिकली आपको बता रहा होता है आपके डाटा का मिडिल, यानी आपके डाटा की जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वही आपको मीडियन बता रहा होता है। तो उसके लिए आपको मिडिल पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है और आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें n की जगह पर आपने ये वाला ही वैल्यू लिखनी होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि 20। तो आप यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 20 +1 वैसे ही, और नीचे 2 वैसे का वैसे ही। 20 + 1 कितना होता है 21, नीचे आ जाएगा 2। 21 को 2 पे डिवाइड करना है, किसी चीज को 2 पे डिवाइड करने का मतलब होता है उसका हाफ कर देना। तो 21 का हाफ क्या होगा, वो होगा 10.5। तो ये जो आपको वैल्यू पता चलेगी ना, ये आपको पोजीशन बताएगी, यानी 10.5 पोजीशन, यानी इस पोजीशन पर आपका मीडियन होगा। अब ये पोजीशन ढूंढनी कहां पर है, अपने ओरिजिनल डाटा में जिसको आपने अरेंज करके लिखा है उसमें। तो 10.5 पोजीशन का मतलब है कि ये ऐसी पोजीशन है जो 10 और 11th वैल्यू के दरमियान ही होगी, इसलिए इसको 10.5 कह रहे हैं। तो आप ऊपर अपने डाटा में जाएं, जहां पर जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया हुआ ये वाला, इसमें पहले 10.5 पोजीशन के लिए आप काउंट करना शुरू करें। फर्स्ट पोजीशन पे 0, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पोजीशन, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th। तो ये आपकी हो गई 10th पोजीशन, और ये 11th, ये हो गई आपकी 11th पोजीशन। तो 10 और 11th पोजीशन के दरमियान ही आपकी क्या होगी 10.5 पोजीशन। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि आपका मीडियन कहीं इन दो वैल्यूज के दरमियान है। तो जिन दो वैल्यूज के दरमियान होता है उन्हीं दो वैल्यूज का आप मीन निकालते हैं। तो 10.5 पोजीशन बनती है यहां पर इस 10th और इस 11th पोजीशन के दरमियान। तो आपने 10th और 11th पोजीशन पर जो डाटा लिखा होता है उसका मीन निकाल लेना होता है, तो आपको मीडियन पता चल जाता है। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि हम मीडियन जो है वो बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे, हम मीडियन निकालने के लिए करेंगे मीन। हम मीन निकालेंगे किसका, डाटा का, ऑफ डाटा, जो कि कौन सी पोजीशन पे है, इन 10th, जो कि 10th और
11th पोजीशन पे है। जिस तरह ऊपर आपको बताया 10th और 11th पोजीशन के दरमियान ही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है, जिन दो वैल्यूज के दरमियान है उन दो वैल्यूज को सम करो और जितनी उनकी तादाद है उस पर डिवाइड कर दो। ये दोनों वैल्यूज 2 और 2 है तो इन दोनों को सम करेंगे 2 + 2 और इनकी तादाद भी 2 है और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 10th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो भी 2 है, 11th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो भी 2 है, इन दोनों को सम करें, इनकी तादाद भी 2 है तो 2 पर डिवाइड कर दें। तो 2 + 2 क्या होता है 4, नीचे आ गया 2, 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो आपके पास मीडियन भी आ गया, वो कितना आ गया 2। यानी आपने मीडियन फाइंड आउट कर लिया कि आपके डाटा का जो मीडियन है या आप कह लें मिडिल मोस्ट वैल्यू बननी चाहिए वो बननी चाहिए 2। तो ये आपने मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। अब अगला काम है मॉड का। मॉड का मतलब होता है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन योर डाटा। आपके डाटा में वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा लिखी गई हो, सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुई हो, उसी वैल्यू को आप मॉड बोलते हैं। और वो आप यहाँ पर इस ऊपर डाटा से भी निकाल सकते हैं, इस डॉट डायग्राम से भी बता सकते हैं। डॉट डायग्राम से बताना आसान है क्योंकि इनके ऊपर इनकी फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई है जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखें 0 कितनी दफा आया, 2 दफा, उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है। 1 कितनी दफा आया, 5 टाइम्स, क्योंकि उसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, उसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, 5 ही डॉट है। 2 कितनी दफा आया, 6 टाइम्स, उसके ऊपर 6 डॉट है। 3 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, और 4 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा मर्तबा लिखा गया है, सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुआ है, तो वो ऑब्वियस बात है वो 2 है, क्योंकि 2 कितनी दफा आया, 6 टाइम्स। तो ऊपर से भी आप देख सकते हैं 2 सबसे ज्यादा मर्तबा लिखा हुआ है, ऐसा और कोई नंबर भी नहीं है जो कि 6 दफा आया हो, सिर्फ 6 दफा 2 ही आया है। तो वो नंबर, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा आई हो उसी को आप मॉड बोलते हैं। तो इसका मतलब आपका जो थर्ड पार्ट है जिसमें आपने मॉड फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा आई है, कौन सी वैल्यू है, 2। और आगे आप लिख भी सकते हैं बिकॉज इट अकर्स फ्रिक्वेंटली, ये जो है फ्रिक्वेंटली अकर हुई है, दैट इज कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ये 6 दफा आ रही है, इस वजह से हम इसको मॉड कह रहे हैं, क्योंकि और कोई भी वैल्यू 6 दफा नहीं आई। तो आपका मॉड क्या हो गया, 2। तो देखिए मॉड भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और मीन भी आपको निकाल कर दिखा दिया, और साथ साथ डॉट डायग्राम भी बना दी। डॉट डायग्राम में आपको ये एक्स एफ लिखने की जरूरत नहीं है, इन पे फ्रिक्वेंसीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई है। तो जस्ट आप ये नीचे लाइन्स बनाएंगे, मार्किंग्स लिखेंगे, ऊपर ये डॉट्स डालेंगे, तो आपकी डॉट डायग्राम पूरी हो जाएगी, उन पे ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।